चलो 10वीं क्लास, आज दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का। ठीक है, पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं बेटा, और पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि वीडियो आगे भी जल्दी जल्दी मिलती रहे। चलो तो अभी क्या है, पहला सवाल क्या है इसमें कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो हम पिछले एक्सरसाइज में, पिछले प्रश्नावली में निकालना जान गए कि माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं या कुछ आंकड़े दिए हुए हैं तो हमें उन सबको जोड़ना है और फिर उनको भाग दे देना है जितने आंकड़े होते हैं, जितने वो हैं गिनती में, 4, 6, 8। अब यहाँ पे क्या है, अब जो दूसरी प्रश्नमाला है यहाँ पे अब हमें आंकड़े ऐसे ना दे के अब हमें इनकी एक सारणी बना के दे रखी है, मतलब एक टेबल बना के दे रखी है। तो किताब में वो ऐसे दे रखी है, तो हमें लेकिन वो जब हम हल करेंगे तो हम उसको ऐसे, एक तरफ x लिखा हुआ है, एक तरफ f लिखा हुआ है। ठीक है, अब x और f इनका मतलब क्या है और इनका हम कैसे माध्य निकालेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ बारंबारता बंटन। बारंबारता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कितनी बार वो रिपीट हुई है, मतलब कितनी बार वो आई है। ठीक है, उसकी आवृत्ति कितनी है, इसकी हिंदी होती है f, मतलब होता है वैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, और आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार वो आया है। जैसे मैं मान के चलो ऐसे लिखूँ 3, 4, 5, 3, 7, 2, 4, 3। अब मैं इनको लिखूँ कि बताओ इसमें 3 कितने बार है, तो कितने बार है 1, 2, 3। 4 कितने बार है 1, 2। 4 2 बार है, मतलब 4 2 बार है, 3 3 बार है, और चलो इधर लिख दो 5 जो है 1 2 3 4, तो 5 4 बार लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो ये जो है, तो ऐसे ही करके अब हमारे जो संख्याएं हैं वो ऐसे ना लिख के वो ऐसे लिखनी है। जैसे मानो 3 है, तो 3 कितने बार है 3 बार, 3 3 बार है, 5 4 बार है। तो ये जो बार है मतलब कितनी बार है, ये जो गिनती है, इस गिनती को बारंबारता कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब के ऐसे लिखा हुआ है कि 3 जो संख्या है वो 2 बार है, 5 जो वो 4 बार है, 8 जो है वो 5 बार है, और 11 जो है वो 3 बार है। तो अब हम ऐसे ना लिख के इनको, अब अलग अलग ना लिख के इनको ऐसे एक सारणी में बना दिया गया है। अब हमें इसका समांतर माध्य या माध्य या औसत कुछ भी कहो, वो हमें चीज़ ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x क्या है, x हमारे आंकड़े जो भी हमें दिया था, और f क्या है बारंबारता, मतलब वो कितनी बार है। ठीक है, तो अब हमें इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x लिखो एक लाइन में, फिर एक में f लिखो, और एक फिर नया और एक और कॉलम बनाना है, मतलब एक और बनाना है तुम्हें सारणी, और उसमें लिखना है तुम्हें fi xi। ठीक है, तो इसको हिंदी इंग्लिश ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम है तो इसको हिंदी में कुछ और बोलेंगे, fi xi। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, जो x f इनमें i लगा लो। आई लगाने के पीछे कारण कुछ भी नहीं है, वो बस किताब में जैसे तुम्हारा सूत्र दिया हुआ है तो उसमें आई लिखा हुआ होता है, तो इसलिए आई लिख दिया, वरना एफ एक्स भी लिख सकते थे। तो यहाँ लिख लिया एक्स को एक्स आई, एफ को एफ आई, और एक और हमने नया बना दिया, एक और हमने नया बना दिया लाइन, तो उसको हमने नाम दे दिया एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई होने का मतलब क्या है, अब दो चीज़ अगर एक साथ लिखी हुई हैं तो गणित में उसका मतलब होता है गुणा। एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई और एक्स आई की गुणा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकी गुणा करनी है, एक्स आई की और एफ आई की, और वो यहाँ लिख देनी है। फिर इन सब की ऐसे करके गुणा लिख देनी है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 यानी कि 6, 5 गुणा 4 यानी कि 20, 8 गुणा 5 यानी कि 40, और 11 गुणा 3 बराबर 33। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो पहले तो हमने ये कर लिया, फिर हमें यहाँ पे लिखना है ऐसे करके एक ऐसे चिन्ह बनाना है, मतलब, और यहाँ लिखना है एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसका मतलब होता है सिग्मा या समीशन। तो मतलब इसका वो जो भी है, हम इसका मतलब होता है इन सब का योग, सिग्मा बोलते हैं इसको हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इस चिन्ह का मतलब ये है कि जितने भी एफ आई एक्स आई के अंदर नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं, जितने भी संख्या हैं, सबको जोड़ के यहाँ लिख दो। इसका मतलब क्या है कि सबको जोड़ो एफ आई एक्स आई का, तो इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई तो आएगा 6 3 9 और 3 4 7 2 9 यानी कि 99। ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सभी का योग। सिग्मा मतलब योग। अब
सिग्मा FI निकालेंगे, मतलब FI वाले जितने भी नंबर हैं उनका योग। सिग्मा मतलब योग, इसका मतलब होता है इन सबको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 5 11 3 14, तो ये कितना हो जाएगा 14। फिर ये करने के बाद हमें माध्य निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र आएगा, माध्य बराबर या समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI मतलब इस वाले को यहाँ वाला जो संख्या थी इनका जो योग था उसको यहाँ वाली संख्याओं के योग से भाग दे देना है, यानी कि 99 डिवाइडेड बाई 14। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ अलग से रख के भाग कर सकते हो। 14 से 7 बार होता है 98, एक बचेगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। फिर ये छोटा है, यहाँ छोटा है तो एक यहाँ 0 बढ़ा के वापस, फिर वापस 98। तो अब ये तो चलते जाना है, तो हमें आगे तक सॉल्व नहीं करना, ज़्यादा सरल नहीं करना है इसको, तो दशमलव के 2 अंकों बाद तक ही हमें लिख के छोड़ देना है। तो ये इसका हो गया समांतर माध्य 7.07। तो अभी जो है बच्चों दूसरा प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है, तो कुछ भी नया नहीं है। F और X दिए हुए हैं, ऐसे FI XI बना लो इनको। अब फिर इनका यहाँ एक और तुम्हें बनाना है नया FI XI, इनकी गुणा करते जाओ। 2 एकम 2, 5 × 5 25, 7 × 4 28, 9 × 7 63, 11 × 3 33। इन सबको जोड़ दो और इन सबको भी जोड़ दो, इनको जोड़ के लिखेंगे सिग्मा FI और इन सबको जोड़ के नाम देंगे सिग्मा FI XI। तो इनको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 5 2 7 8 15, 3 18 3 21, 2 हासिल का, 2 2 4 2 6 6 12 3 15, 151। और FI कितना हो जाएगा, 1 5 6 4 10 7 17 3 20। अब हम माध्य लिखेंगे। माध्य निकालने का सूत्र क्या है, माध्य निकालने का सूत्र है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो ये हो जाएगा 151 बटे में 20, और 20 से भाग देंगे, ऐसे रख के भाग दे लेते हैं साइड में। तो 20 से 7 बार जाएगा 140, 11 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 20 से 4 बार 80, नहीं 5 बार 100 हो जाएगा, 10 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 20 से 5 बार 100, तो कितना हो गया 7.55। तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नया नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको हल कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला जो प्रश्न है तीसरा, तो अब इसमें क्या है कि नया तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसमें ये है कि जो यहाँ नंबर दे रखे हैं x वाली सारणी में वो पॉइंट में यानी दशमलव में दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, FI XI जब कर निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब गुणा करनी होगी। तो गुणा हमें दशमलव वाले संख्या की गुणा करनी है। तो अब जिन बच्चों को गुणा करनी आती है आसानी से दशमलव वाली, उनको तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जिनको नहीं आती है उसमें उनको भी नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से देखें। अब जैसे 30 की गुणा करनी है 0.1 से, तो देखो गुणा करना बहुत साधारण सी बात है कि तुम ये देखो पहले संख्या को कि अगर इसमें दशमलव नहीं होता तो ये कितना होता। अगर मान के चलो मैं इसका दशमलव हटा दूँ, 0.1 का मैंने दशमलव हटा दिया तो ये 0.1 बन गया। अब 0.1 0.1 का मतलब होता है सिर्फ 1। अब फिर 1 की मैं इस 30 में गुणा कर दूँ, इसमें तो है ही नहीं दशमलव, अगर इसमें होता तो मैं इसका भी हटा देता। तो 30 की 1 से गुणा कितनी होती है 30। अब क्या करना है हमें कि वो जो दशमलव था वो देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, दशमलव के बाद एक संख्या थी। अब उस दशमलव को हम याद करेंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या थी, तो हम यहाँ भी एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, क्योंकि वहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या थी, तो फिर उत्तर में भी दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए। तो पहले दशमलव हटाओ, फिर गुणा करो, और फिर बाद में दशमलव को जहाँ पे था वहीं पे लगा दो। एक संख्या के पहले था तो एक संख्या के पहले लगा दो, इधर से दाहिनी तरफ से, और 2 के पहले था तो 2 के पहले लगा दो। तो अब हमारी ये गुणा हो भी गई, तो ये कितनी हो गई 3.0। अब 3.0 का मतलब 3 ही होता है, दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, सिर्फ 0 है और कुछ नहीं है। 0 कितने भी बार हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं अभी के लिए। अब उसके बाद ऐसे ही हम ये करेंगे 2 की 60 में गुणा, पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 और 60 की गुणा 120, और फिर 120 में जब दशमलव लगाएंगे तो ये 12.0। और देखो यहाँ संख्याओं को ध्यान से रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं
तब हमें क्या करना होता है, तब हम दशमलव नहीं हटाते, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और तब हम इधर उधर की संख्याओं को जोड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गुणा के बाद जो यहाँ आएगा वो दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। और बाकी जो इधर उधर है, जैसे ये दशमलव यहाँ दो, दो इसके नीचे आ गया, एक उधर हो गया। अब ऐसे 20 गुणा 3 60 होगा तो ये 6.0 यानी 6.0 बन जाएगा। 40 गुणा 4 करेंगे तो 160, तो ये 16.0 हो जाएगा। 10 गुणा 5 करेंगे 50, तो ये 5.0 हो जाएगा। अब 50 गुणा 6 हो जाएगा 300, तो ये 30.0। तो ये चीज़ ध्यान से, तो अब ये वैसे सब में दशमलव के बाद 0 है, सब में, अगर किसी में नहीं होता कुछ और होता तब तो नहीं थी, लेकिन अब इसको ज़रूरत नहीं है, हम हटा सकते हैं या फिर कोई जरूरत, या फिर इनको जोड़ दो तो ये दशमलव तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इधर तो 0 सब में 0 रहेगा, इनको जोड़ दो। 3 2 5 6 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 का 2 हासिल को 2, 2 1 3 3, 3 1 4, 4 3 7, तो ये 72.0 यानी 72। अब इसका हम दशमलव हटा दो क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, दशमलव के बाद अभी भी 0 ही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा FI XI बराबर, ये हो गया 72। अब उसके बाद सिग्मा FI, इनको भी तो जोड़ना है, तो ये हो जाएगा, ये तो सब में आखिरी में तो 0 और 3 6 9 2 11 4 15 1 16 5 21, तो ये हो गया 210। अब सूत्र तो हमने लिखा हुआ पहले ही, FI XI बटे FI, तो इस 72 को भाग देना है हमें 210 से। अब देखो भाग कैसे करेंगे, तो क्या करो, 72 को यहाँ लिखो, ठीक है, और ये भाजक है, ठीक है, इसको बाहर लिखना है, भाजक मतलब ये संख्या भाग देगी। अब ये पहले ही छोटा है, छोटी संख्या को बड़ी से भाग तो दे नहीं सकते, छोटा है तो पहले इसमें दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो ताकि ये इससे बड़ा हो जाए। अब भाग देंगे, तो अब देखो 3 बार 200 से 300, 200 × 3 600, 10 3 630 हो गया, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ये 0, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 7 में से 6, ये तो बस 90 बचेगा। दशमलव लगा हुआ, एक 0 बढ़ा देंगे, 4 बार 800, 840, 60 बचेगा। अब ये तो चलते जाना है, अभी फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे जैसे, और ये 3 तो नहीं, 2 बार ही जाएगा। तो हमारा तो बस हमने बोला कि 2 दशमलव तक ही हम उत्तर निकाल लें तो वही पर्याप्त है, वही काफ़ी है। तो 0.34 ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो अभी चौथा सवाल है, तो ये भी दशमलव वाला है, तो बिल्कुल पीछे की तरह ही है, बस संख्याएं अलग हैं, तो वही करना है। वैसे देखो 7 1 में गुणा तो 7, लेकिन एक संख्या के पहले लगेगा दशमलव, तो 0.7, ठीक है। दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं होती तो संख्या लिख लेते हैं 0। 8 गुणा 3 होता है 24, और 24 में पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे एक संख्या, क्योंकि एक संख्या के बाद में, सब में एक के बाद में। 10 गुणा 5 50, तो ये 5.0। 15 गुणा 7 105, 105, तो ये 10.5 बन जाएगा। अरे 89 गुणा 10 हो जाएगा 8.9, ठीक है। तो अब इनका करेंगे योग, सिग्मा FI XI। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 4 7 11, 5 16, 16 9 25, 25 का 5 पॉइंट, अब दशमलव लगाएंगे, हासिल का 2 2 2 4 4 5 9 9 8 17, फिर हासिल का 1 और 1 और 1 2, तो ये हो गया 27.5। और इनको जोड़ेंगे तो 7 8 15 10 25, 35 5 40 10 50, तो ये हो गया 50। अब सूत्र लिखा हुआ है, अब 27.5 बटे में 50। अब इसको भाग दे दो और फिर उसके बाद उत्तर लिख देंगे। तो चलो भाग देते हैं। तो भाग कैसे करेंगे, 27.5 को 50 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 में भाग होगा, नहीं होगा, 7 में होगा, नहीं, मतलब नहीं होगा, मतलब क्या है, छोटी है 27 5 से। 275 में होगा, मतलब तीनों संख्याओं में होगा। लेकिन जैसे ही तीसरी संख्या ली हमने तो दशमलव भी आ गया, तो ये दशमलव जो हमें वहाँ लगाना पड़ेगा, और अब ये बन गई 275, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे 50 से, तो 50 से 5 बार 250, तो 25 बचेगा। अब दशमलव लग गया तो एक 0 बढ़ाते जाएंगे, अब फिर 50 से 5 बार 250, तो उत्तर आ गया 0.55। और दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं, तो उत्तर आ गया, ठीक है। देखो अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या,
तो देखो बच्चों की संख्या पहले दिया हुआ, इधर लिख दिया, उधर परिवारों की संख्या दे दिया, ठीक है। तो अब हमें इनका माध्य निकालना है। तो जो बच्चों की संख्या है जो पहले लिखा हुआ है उसको तो लिख देंगे हम xi, और जो परिवारों की संख्या है वो दे रखा है fi, ठीक है। मतलब क्या है कि एक बच्चा है 45 परिवारों में, 2 बच्चे हैं 25 परिवारों में, मतलब 2 बच्चे हैं, और 19 परिवारों में 3 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 4 बच्चे हैं, 2 परिवारों में 5 और एक परिवार में 6 बच्चे हैं। तो इनका तो पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे x, जो पहला जो सारणी है, और दूसरी वाली को f। अब फिर भाई और कुछ नया नहीं है, अब fi xi निकालो। तो 45 की 1 में गुणा करेंगे 45, 25 में 2 की करेंगे तो 50, 19 में 3 की करेंगे तो 57, 8 में 4 की करेंगे तो 32, 2 में 5 की करेंगे तो 10 और 6 में 1 की करेंगे तो 6। और फिर सिग्मा fi xi, यहाँ पे सिग्मा fi। तो पहले तो इनको जोड़ लो, 5 5 10, 9 19, 8 27, 2 29 और 1 30, हासिल का 3 3 4 7 2 9 1 10। तो ये तो हो गया 100। और ये संख्या कितनी बनेगी, 5 7 12, 12 2 14, 14 6 20, 2 हासिल, 2 4 6 5 11, 5 16, 3 19 और 1 20। तो ये बन गया। तो माध्य कितना आ गया, ये दिख गया होगा अब साफ साफ, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो इसका मतलब हो जाएगा 200/100। तो 200/100 तो सीधा हो जाएगा उत्तर 2, ठीक है। अब देखो अगला सवाल के क्लास में, कक्षा में छात्रों के भार जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो वही पहली सारणी को हमें xi और दूसरी को fi। तो यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है। तो नया क्या है इस प्रश्न में, नया ये कि बस ये लंबा है, थोड़ा बड़ा है ये। बाकियों में 4-5 संख्याएं होती थी, यहाँ पे ज़्यादा है, 7-8 है। करना वही है, ये xi, ये fi, फिर fi xi मतलब इनकी गुणा, 20 में 1 की गुणा 20, 21 में 2 की गुणा 42, 22 में 6 की गुणा 132, 23 में 7 की गुणा 161, 24 में 4 की गुणा 96, 25 में 2 की गुणा 50, 26 में 3 की गुणा 78, 27 में 2 की गुणा 54, 28 में 3 की गुणा 84। अब इनको सबको जोड़ेंगे, fi xi सिग्मा fi 1 2 3 6 9 9 7 16 16 7 4 20 2 22 3 25 2 27 और 3 30। ये तो हो गया 30। ये 2 2 4 1 5 1 5 6 11 11 8 19 4 23 4 27, हासिल का 2 2 2 4 4 8 3 11 6 17 9 26 5 31 7 38 5 43 8 51, हासिल का 5 5 6 7 717। अब वही माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो 717/30। तो सीधा भाग ही कर देता हूँ बटा में लिखने की बजाय। 30 दूनी 60, 11 बचेगा, 7 30 चौका 120, 5 3 बार 30 90, तो 27 दशमलव लगा के 0 और 30 से 9 बार, तो यानी कि 23.9 के। अब के हमें क्या कर दिया है, अब के दे दिया कि यदि माध्य जो है, ये बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है, माध्य दे दिया, ठीक है। ऐसा सवाल पीछे भी था, पर पहले ऐसे सारणी नहीं होती थी, बारंबारता बंटन नहीं होता था। अब के ऐसे में माध्य दे दिया है और हमसे ये यहाँ पे एक नंबर गायब कर दिया है, एक संख्या, और वो बतानी है। वहाँ p लिख दिया कि p कितना होगा। तो माध्य दे दिया है, अब इधर से चीज़ गायब कर दी है। तो कुछ नहीं, पहले x फिर f। तो पहले तो fi xi निकाल लो, 3 में 6 की गुणा कर लो 18, 8 में 5 की कर लो तो 40, 15 में 7 की करोगे तो 105, और 9 में p की गुणा करोगे तो 9p, ठीक है। और 11 में 8 की करोगे तो 88, 88, 13 में 4 की करोगे तो 52। अब फिर क्या करना है हमें, पहले तो वही सब करना है, सिग्मा fi xi और सिग्मा fi। तो सिग्मा fi जोड़ लो पहले, 6 8 14, 14 15 29। देखो इस p को अलग रखो, क्योंकि p जो है वो संख्याओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। p अलग चीज़ है, p एक चर राशि है, मतलब अलग चीज़ है चर राशि, और ये अचर हैं, पद हैं, कांस्टेंट, इनको हम, तो p को मतलब क्या करना है, हमें p को अलग रखना है, उनको जोड़ना सिर्फ संख्याओं को है। तो 6 8 14, 14 15 29, 8 37 और 4 41, और p को बस ऐसे प्लस p ऐसे करके लिख देना। तो ये हो गया सिग्मा fi, ठीक है। अब इनको जोड़ना है ऐसे ही। अब ये 9p जो है इसको अलग लिख देना है, और बाकी जो है उन सबको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 8
8 5 13 8 21 2 23 2 हासिल का 2 5 7 8 15 15 4 19 और 20 फिर से 2 हासिल का 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 303। मतलब ये सब जोड़ने के बाद 303 और ये जो है 9p इसको अलग से लिख देंगे। फिर हमारा सूत्र हम जानते हैं कि माध्य होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। ठीक है, तो ये तो तुम समझ गए, क्योंकि उनको p को हम p वाले से p को p से ही जोड़ सकते हैं। जैसे 3p 3p प्लस 4p तो 7p, लेकिन 3p प्लस 4 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 3p में p है 4 में p नहीं है। अब माध्य बराबर सूत्र लिख दिया। अब माध्य हमको दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 7.5, तो अब हम माध्य की जगह 7.5 कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखो पीछे हम ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो यहाँ रखेंगे फिर यहाँ से गुणा करेंगे। तो जिन्होंने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख ले। अब ये कितना हो जाएगा 303 प्लस 9p। अब यहाँ पे बटे में कितना आएगा, बटे में fi आता है यानी कि 41 प्लस p। अब क्या करना होता है अगला काम कि इन दोनों की वज्र गुणनखंड करनी होती है, गुणा करनी होती है। मतलब वज्र गुणनखंड होता है मतलब यहाँ का भाग वाला वहाँ से गुणा हो जाएगा। तो 7.5 का गुणा होगा 41 प्लस p। अब इसको कोष्टक में इसलिए डाला है क्योंकि 7.5 का इन दोनों से गुणा होगा। ठीक है, और वहाँ पे सामने 303 प्लस 9p उसको ऐसे ही रखना। तो इनकी पहले गुणा कर लो। तो कैसे करेंगे गुणा, अब दशमलव वाली गुणा तो हम जानते हैं, पहले 7.5 की 41 से गुणा करेंगे। तो हमने बताया था अभी गुणा करी थी जब कि पहले बिना दशमलव के ही गुणा कर लो, दशमलव बाद में गिन के लगा देंगे। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 5 7 8 तो 10 और ये 2 1 3, 30 75। अब क्या होगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद एक संख्या इधर रख दो। तो इसकी और इसकी गुणा हो गई 307.5 और फिर 7.5 की p से भी गुणा करनी है, दोनों से करनी है ना, बीच में प्लस लगाना है। तो ये हो जाएगा 7.5p। इसको मैं अब मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। फिर इधर 303 प्लस 9p। अब समीकरण बन गया ये, इधर भी p है उधर भी p है, इधर भी संख्या है उधर भी संख्या है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे में जो चर राशि हैं उनको एक तरफ, जो अचर राशि हैं वो दूसरी तरफ। मतलब क्या है, जिनमें p है या x है जो भी होता है इनको बोलते हैं चर राशि। तो इनको एक तरफ कर लेंगे बराबर के, और दूसरी जो संख्या हैं उनको दूसरे तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको तो इधर ले आओ, छोटी वाली को वैसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं 307.5, और इसको जब इधर लाएंगे इसके पास तो वो वहाँ प्लस की थी धनात्मक थी तो यहाँ आके ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये कितनी बन जाएगी 3 माइनस, मतलब ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा 303, और वहाँ 9p और इसको उधर ले गए p की तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस मतलब ऋणात्मक 7.5p। अब इससे इसको घटाएंगे। अब घटाने का क्या नियम है, जो जोड़ने का नियम है। अगर संख्याओं में दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है, लेकिन अगर एक संख्या में दशमलव है और दूसरी में नहीं है तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या में भी दशमलव लगाना है। उसके पीछे कैसे, अब जैसे 307.5, अब इसमें तो दशमलव नहीं है तो इसके पीछे लगा दो 303.0। और बताया था मैंने अभी किसी सवाल में कि दशमलव के बाद 0 लगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इधर 9.0p, क्योंकि वहाँ भी तो दशमलव वाला घटाना है 7.5 में से 7.5p, क्योंकि अगर दशमलव घटाने में और जोड़ने में अगर एक संख्या में दशमलव है और दूसरी में नहीं है तो उसमें भी लगाना होता है, तभी फिर दशमलव के नीचे दशमलव रख के फिर जोड़ते हैं। और दशमलव के बाद जिस संख्या में दशमलव नहीं था उस संख्या में दशमलव के बाद 0 लगा देते हैं। अब जैसे एक और बात समझा, मानो ऐसे होता कि 3 माइनस 2.75, मानो ये सवाल नहीं है मगर ऐसे ही बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं 3.00, अब 2 0 बढ़ाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ 2.75, क्योंकि वहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अगर एक ही होता तो ये ही होता तो फिर ऐसे लिखते 3.0। तो ये होता है जोड़ने घटाने का खेल। अब ये माइनस करने पे घटाने पे इधर तो देखो 5 तो ये आ गया ऐसे कैसे, और ये 4 आ जाएगा, मतलब 4.5,
और वहाँ कितना हो जाएगा, ये पहले 10 बना लेंगे, या 8 बन जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में 7 घटाएंगे 1.5 पी, 1.5 पी। अब हमें पी चाहिए, तो अब ये जो 1.5 है इससे इसको भाग कर देंगे। तो हम जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, 4.5 को भाग करेंगे 1.5 से। अब देखो यहाँ तुम्हारी सब गुणा भाग का ही खेल है। अब जिसको पता है कि कैसे भाग करते हैं, अब देखो दशमलव की संख्याओं के भाग कैसे होते हैं, बहुत आसान होता है। पहले दशमलव हटाते हैं। कैसे हटाते हैं कि ऊपर से दशमलव हटाओ, ये हटा दिया, मतलब ऐसे मानने का मतलब हटा दिया। तो नीचे अब जैसे दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 लिख दो। अगर 2 होते तो 100 लिख देते, दशमलव के बाद 3 संख्या होती तो 1000 लिख देते। मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या, जैसे 1 है तो 10, 2 है तो 100, 3 से 1000। तो ऊपर से दशमलव हटा के नीचे लिखना है और नीचे से दशमलव हटा के ऊपर लिखना है। तो अब नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखा जाएगा। ठीक है। अब 10 दोनों में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों में ऊपर नीचे दशमलव के बाद एक ही संख्या थी, तो इसलिए 10 लिखा गया है। अब 10 से तो 10 भाग हो जाएगा एक बार, और 15 बन गया नीचे, और ऊपर 45 है तो 15 में 3 बार भाग होता है, 15 तिया 45, तो 3 हो गया। तो पी का कितना मान हो गया, पी का मान हो गया 3। ठीक है, तो ये उत्तर है तुम्हारा। देखो बच्चों आखिरी सवाल है, बट बहुत खास है, मतलब बहुत बढ़िया सवाल है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है कि ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन हो, तो ध्यान से सुनो। करना क्या है, अब वही करना है कि जैसे पिछले सवाल में था कि माध्य दिया था और हमसे जो बारंबारता की सारणी में से बारंबारता का एक गायब था, वहाँ पी लिखा हुआ था, तो हमने ज्ञात किया था। लेकिन इस बार क्या है, इस पर 2 गायब हैं और हमें वो दोनों बताने हैं। और मगर 2 गायब हैं तो इसने एक चीज़ फालतू हमें दी है पिछले में सिर्फ माध्य दिया था, लेकिन अब के ये भी दे दिया है कि योग जो है सारणी के जो एफ वाले हैं, बारंबारता वाली जो सारणी है एफ वाली, उसका जो योग है वो 200 है। ये पहले ही दे दिया, उसमें बुक में लिखा हुआ, देख लो। तो अब हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है, हमें यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। जैसे पिछले सवाल में पी माना था तो यहाँ भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी मान लो, पी क्यू ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मान लिया x। ठीक है, x मान लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे एक जो अज्ञात बारंबारता है वो x है, और दूसरी को y नहीं मानना, y नहीं मानना। हमें क्या करना है, हम 2 चर में नहीं जाएंगे, हम एक ही चर, मतलब उसको भी x के ही तरीके से मानेंगे, मतलब x के ही कुछ रूप में। कैसे, दोनों को x नहीं मान सकते कि एक x है दूसरा भी x है, फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें थोड़ी ना पता है कि दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबको जोड़ लो। तो ये कितने हो जाएंगे, 46, 25, 10 और 15। तो 25, 10, 35, 5, 40, 40, 40, 80 और 6, 86। ठीक है, तो ये 86 हो गए। कौन से, ये संख्या। और एक इनमें हमने इनको x मान लिया। ठीक है, ये जो दे रखी थी ये 46 है, और हमने 46 नहीं 86 है, और बाकी हमने एक ये x है। अब हमारी एक और गायब है, तो जब एक और गायब है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि इन सब का योग 200 है, तो इनको हम 200 में से घटा देंगे। मतलब घटाया क्यों, मान के चलो हमें ये भी पता होता है, ये मानो 10 होता है, ये 14 होता है मान लो, तो ये 100 हो जाता। तो ये सब अगर मिलके 100 होते तो ये जो संख्या होती ये कितनी होती, 200 माइनस 100, मतलब 200 में से घटा देते। जब हमें सारी पता है, एक नहीं पता है, तो एक को निकालने के लिए हम योग में से उसको घटा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या किया, ये इन सब का योग किया इतना। अब हमें एक संख्या नहीं पता है, तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने कुल योग में से जो बाकी संख्याओं का योग है उसको घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो 200 में से 86 घटाएंगे और x भी घटाएंगे। तो 86 घटाने पे कितना आ जाएगा, 114, और x घटाने पे तो x पे सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 114 माइनस x। तो यहाँ पे बस यही खेल था। ठीक है, अब वही काम करेंगे कि XI की गुणा करो, फिर सूत्र लगाना है। तो XI कितना हो जाएगा, 46 में 0 की गुणा तो 0 हो जाएगी, ये तो बढ़िया हो गया। 1 में x की गुणा x हो जाएगी, 2 की इन दोनों से गुणा करनी है, तो 2 की 114 से 228, और 2 की x में 2x, और बीच में माइनस का निशान है ऋणात्मक, तो माइनस लगा देंगे।
3 की 25 में तो बढ़िया है 75, 75 हो जाएगी, 4 में 10 की 40 हो जाएगी और 5 में 5 की 25 हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ लो। अब जोड़ने में ये चीज़ याद रखनी है कि ये x वाला और x वाला तो अलग रखने हैं और बाकी नंबरों को, बाकी संख्याओं को हमें जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, चलो पहले इनको जोड़ लेते हैं। 75, 5, 80, 20, 100, 140, 340, 360, 368। तो ये तो मिलके हो जाएंगे, हाँ 368 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 368 हो जाएगा। और ये x और ये माइनस का 2x, मतलब एक x है एक माइनस का 2x है, तो मतलब 1x माइनस 2x। तो एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आता है, और x है तो x आएगा। ठीक है, माइनस का 1x, तो माइनस के 1x को हम सिर्फ माइनस x लिख देते हैं। ठीक है, अब माध्य बराबर, अब फॉर्मूला लगाओ, सूत्र माध्य बराबर सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। अब माध्य हमको दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 1.46, 1.46 बराबर 368 माइनस x बटे में 200। अब देखो 200 से करेंगे पहले इसकी गुणा, 1.46 गुणा 200। अब पीछे जैसे हमने किया था वैसे ही होगा, और ये ज़्यादा आसान है पीछे वाले से। अब 200 से इसकी गुणा करने पे, तो देखो गुणा करोगे तो 200 से पहले 146 की गुणा कर लो और बाद में दो संख्याओं के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 2 के 12 का 2, 2 का 8 9 और 2 एकम 2, 292.00। इसका उत्तर आएगा 292.00। वो तुम आप खुद से करके देख सकते हो। ठीक है, अब 0.00 तो उसको हम हटा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 0 रहेंगी तो, और 368 माइनस x। अब हमने क्या बताया था कि जो x है जिन संख्याओं में, जो अचर हैं वो एक तरफ और जो चर हैं वो एक तरफ। तो देखो ये दोनों एक जैसी हैं ना, अचर मतलब जिनमें कोई वेरिएबल मतलब चर नहीं है, x y नहीं है, तो इनको तो एक तरफ कर लो। तो एक काम करो, मैंने बोला छोटी संख्या को दूसरी तरफ ले जाया करो, तो इसको तो वहाँ ले जाओ और इस x को इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो x जो है माइनस से प्लस का हो जाएगा। इसीलिए हम x को इधर लाए क्योंकि वो नेगेटिव था, ऋणात्मक था, हमने उसको धनात्मक किया। और 368 में से जाके माइनस हो जाएगा 292। तो कितना हो जाएगा ये, जब माइनस करेंगे तो 92, तो ये हो जाएगा 8, 100 और 68, 76। कितना हो जाएगा ये, 76। तो ये संख्या, एक संख्या आगे हमारी, कि एक संख्या हमारी 76 यानी 76 है, और दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 114 माइनस x थी दूसरी संख्या। एक x मानी थी, एक 114 माइनस x मानी थी। तो ये हो जाएगा 114 माइनस 76, तो ये हो जाएगा 76 में से 24 और 14 38। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे दोनों जो गायब थे बारंबारता बंटन, वो दोनों ये होंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होती है प्रश्नावली। ठीक है, ध्यान से देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा।